नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका खत्री सर एकेडमी के चैनल पे, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे मेरे सभी जो भाई बहन हैं, उनके लिए ये सेशन एक डेडिकेशन रहेगा। प्लस साथ में वो भी बच्चे जो सीपीयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो अभी आगे आने वाले समय में प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए सेशन ये लर्निंग गाइड रहेगा। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपके सामने आएँगी, काफ़ी सारी नॉलेज की बातें आएँगी और मेरे जो बैंकिंग करियर है, उसका मैं पूरा का पूरा सदुपयोग करके आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के अंदर पूरी की पूरी हेल्प करूँगा। इंग्लिश के अंदर आप सभी को पता है, मेंस के अंदर हमारे पास में 135 मार्क्स के लिए 45 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसकी हम लोग पूरी प्रिपरेशन यहाँ से करना शुरू कर देंगे भाई। ठीक है? तो सभी को भैया नमस्कार है, स्वागत है, बड़े भाई का प्यार है, जो मानो सब कुछ है। ठीक है? चलो ज़्यादा समय वेस्ट खराब नहीं करेंगे। विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स बिगिन दी सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें जो वर्ड दिया हुआ है, इसका अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम क्या होता है? विलोम शब्द। हमें इस वर्ड का विलोम शब्द चूज करना है। देखो, क्वेश्चंस तो अपन इस सेशन के अंदर सारे करने वाले ही हैं, लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात रहती है पैराजंबल कैसे क्रैक करना है। तो पैराजंबल को कैसे क्रैक करना है, वो भी अपन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और ऐसा डिस्कस करेंगे कि आप 2 या 3 मिनट के अंदर ही जो भी पैराजंबल होगा, उसको बड़ा ही ईजिली आप उसको क्रैक कर पाएंगे। कभी किसी प्रकार की दिक्कत आपको उसके अंदर नहीं आने वाली है। ठीक है जी? देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, हमें उसके लिए एक सुटेबल एंटोनिम चूज करना है। एंटोनिम क्या होते हैं? जैसे सिनोनिम होते हैं समानार्थी शब्द, एंटोनिम होते हैं विलोम शब्द। तो हमें अंडरलाइन वर्ड का एक विलोम शब्द चूज करना है। ध्यान से पढ़ेंगे। द कोलोजल बिल्डिंग स्टूड अमिडस्ट द रून्स बेयरिंग साइंस ऑफ विक्टोरियन आर्किटेक्चर। तो हमें जो कोलोजल है, इस कोलोजल के लिए हमें एक ऑपोजिट वर्ड चूज करना है। देखो, कोलोजल क्या होता है? विशालकाय, विशालकाय। ठीक है? ये एक एडजेक्टिव है जो बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है। द कोलोजल बिल्डिंग यानी बड़ी विशालकाय बिल्डिंग के बारे में बात चल कर रहा है। इसका हमें ऑपोजिट वर्ड चूज करना है। अब 4 वर्ड्स हमारे पास में। पहला वर्ड क्या है हमारे पास में? इनोर्मस। इनोर्मस क्या होता है? बहुत बड़ा। कैसा? बहुत बड़ा। दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? उत्कृष्ट। तीसरा है क्वेंट। क्वेंट होता है पुराने समय का लेकिन आकर्षक कोई चीज है, उसके लिए हमारे पास में वर्ड आता है क्वेंट। तो हमारे लिए जो सही वर्ड बनेगा कोलोजल का, बिल्कुल सही वर्ड क्या बनेगा हमारे पास में? टाइनी बनेगा। टाइनी क्या होता है? छोटा। और कोलोजल क्या होता है? बहुत बड़ा। यानी विशाल का कोई चीज हुई, बहुत बड़ी कोई चीज है, उसके लिए वर्ड हमारे पास में क्या आता है? कोलोजल आता है। इनॉर्मस हो गया। ह्यूज आप कई जगह पे पढ़ते होगे। ठीक है? तो ये जो वर्ड्स हैं कोलोजल, इनॉर्मस, ह्यूज, ये सारे विशालकाय के लिए वर्ड आते हैं। अपने पास में बड़ा जो है विशालकाय है, उसके लिए वर्ड आते हैं। ठीक है? तो आप पढ़ते भी होगे कहानियों के अंदर, कई बार आपने पढ़ा होगा इनॉर्मस ट्री, है ना? एक स्टोरी बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे कि ये जो पेड़ है बहुत बड़ा है। ट्री कैसा है? इनॉर्मस ट्री है। ठीक है? लेकिन ऑपोजिट पूछा था, इसलिए कोलोजल का ऑपोजिट क्या होता है? टाइनी होता है। एक बात अपने दिमाग में और रखना, कई बार एक ऐसी सिचुएशन होगी, कई बार आपके साथ में सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप क्वेश्चन को ही प्रॉपर नहीं पढ़ोगे। आप जो लिखा हुआ है हमारे पास में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, आप उसकी जगह सिनोनिम पढ़ लोगे एग्जाम के अंदर। जैसे ही आप सिनोनिम पढ़ेंगे तो आपके लिए क्या होगा भाई? ये हमारे लिए पढ़ोगे कोलोजल और कहाँ जाओगे? इनॉर्मस के ऊपर चले जाओगे। ऐसा बहुत सारे बच्चे करके आते हैं और एग्जाम के बाद में आके फील करते हैं कि सही में हमसे गलती हो गई। इसलिए जब भी एग्जाम में बैठो, इस उम्मीद को जगा करके रखना कि मुझे एग्जाम को क्रैक करना है। द पर्पज इज टू क्रैक द एग्जाम। पर्पज क्या है? एग्जाम को क्रैक करने का है। ठीक है? थोड़ा बात कर लेते हैं अपने टाइनी वर्ड के बारे में। अब टाइनी के लिए आप स्मॉल तो पढ़ते ही होगे। स्मॉल होता है छोटा, है ना? एक बात और ध्यान रखना, कई बार आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव। ठीक है? ये ढांचा, स्ट्रक्चर या कद काठी के लिए आता है। छोटे कद का, छोटे स्ट्रक्चर का,
छोटे ढांचे का, उसलिए आता है हमारे पास में वर्ड डिमिनिटिव। तो स्मॉल छोटा होता है, डिमिनिटिव छोटा होता है, टाइनी हमारे पास में छोटा होता है। कई बार आप देखोगे आपके पास में जो वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लो अपने पास में वर्ड आता है छोटा संक्षिप्त के रूप में। कोई बात है, आप बोलते हो भाई छोटे रूप में बात की गई है, वहां पर जो वर्ड आता है वो रहेगा कंसाइज। ठीक है, ठीक है। कंसाइज हमारे पास में रहता है किस लिए? छोटे के रूप में हमारे पास में वर्ड रहता है कंसाइज, छोटा संक्षिप्त, जिसको अपन समरी भी बोलते हैं कई बारी। तो डिमिनिटिव याद रखना है, स्मॉल याद करना है, टाइनी याद करना है। ये बात को पकड़ के चलना भाई, ये जो हमारी बात है यहाँ पर गड़बड़ ना रह जाए किसी प्रकार की। जैसे अभी क्या होगा ना, अभी जैसे जैसे आप वर्ड पढ़ते जाओगे ना, आपको वर्ड का भेद भी करना सीखना है, क्योंकि जो सीजीएल क्रैक करना है, इट इज़ नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी। ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि आप सीजीएल मेंस को क्रैक कर लें। उसके लिए यू विल हैव टू बी अवेयर, आपके पास में वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग ऐसे लेवल की होनी चाहिए कि हाँ सर मुझे डिफरेंस करना आता है, आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दी वर्ड्स। तो जब आप डिफरेंट कर ये पहचान पाओगे ना वर्ड्स के बीच में, वहां सारा का सारा गेम आपके लिए चेंज होता जाएगा। लेवल अप करना इसी को तो बोलते हैं। लेवल अप कैसे होता है? इसी से लेवल अप होता है आपका। देखो, मैं आपके लिए एक चीज करता हूं, चलो हाँ अपन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरी बात को थोड़ा गौर करना, जैसे मैंने आपको बात बोली, अब इसी के साथ यहाँ पे एक वर्ड था अपने पास में, कौन सा? एक वर्ड अपने पास में कौन सा है? क्वेंट। एक वर्ड आएगा क्वेंच, एक वर्ड अपने पास में आएगा क्वेल, और एक वर्ड आएगा क्विप। ठीक है, ये चार वर्ड्स हैं। ये चार के चार जो वर्ड्स अपने पास में आते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डेंजरस वर्ड्स हैं। बिकॉज ये काम कहाँ पे आएंगे? जब आप क्लोज टेस्ट करोगे, वहां पर वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। जैसे क्वेंट की मैं बात करता हूँ, तो क्वेंट मैंने बोला कोई पास्ट की चीज है, कोई पास्ट से रिलेट करती हुई चीज है, बहुत आकर्षक है। ठीक है, तो क्वेंट हो गया। एक चैनल देखा होगा आपने क्वेंट करके, है ना? तो वहां हो गया। क्वेंच होता है प्यास बुझाना। क्या करना? प्यास बुझाना, वो होता है क्वेंच। क्वेल हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है सप्रेस करना, सप्रेस करना, दबा देना। जैसे मान लो किसी ने कुछ ऐसी सिचुएशन आई जहां पर किसी ने कोई प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। मान लो आप लोग मेरा ही विरोध करने लगे, आपने मेरा विरोध किया कि सर ये स्पेलिंग गलत है और ऐसा है वैसे। अब मैं एक तो एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ सर मुझसे स्पेलिंग गलत लिखी गई, और एक मैं ये तरीका अपनाऊं कि मैं आपको सप्रेस कर रहा हूं, दबा रहा हूं कि भाई देख मैं ही सही हूं। तो वो क्या होता है? वो सप्रेस करना होता है, दबाना होता है, उसे बोलते हैं क्वेल। और एक वर्ड हमारे पास में क्विप। क्विप भी बहुत अच्छा वर्ड है। क्विप का मतलब होता है विटी रिमार्क्स, विटी रिमार्क्स। या फिर आप इसको तंज के सेंस में बोल सकते हैं, किसी के ऊपर तंज कसना है, किसी के ऊपर ताना कसना। वहां पर हमारे पास में वर्ड क्या आता है? क्विप आता है। तो ये चारों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो क्लोज टेस्ट हमारे पास में आ जाए और एक लाइन ऐसी आए कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ट्राइड टू ठीक है, गवर्नमेंट ट्राइड टू डैश डैश द प्रोटेस्टर्स। अब आपके पास में ये चार ऑप्शन होते हैं और आपको चारों का मीनिंग पता होता, तो आपको ये पता लगता भाई गवर्नमेंट ने ट्राइड, क्या ट्राई किया? प्रोटेस्टर्स को क्या करने का ट्राई किया? क्या आकर्षित बनाने का ट्राई किया? क्या प्यास बुझाने का ट्राई किया? क्या विटी रिमार्क्स थे? नहीं। वर्ड क्या बनेगा? क्वेल वर्ड हमारे पास बनेगा। गवर्नमेंट ट्राई टू क्वेल, गवर्नमेंट ने क्वेल करने का, सप्रेस करने का, दबाने का प्रयास किया। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो गवर्नमेंट के विरोध बात कर रहे थे, उनको दबाने का प्रयास किया। हैंस इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हमें क्लोज टेस्ट में कैसे वर्ड्स को यूटिलाइज कर लेना है। जैसे ही यूटिलाइज करना आ गया, जितना जल्दी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी ना कि हाँ भाई मुझे तो पैराजंबल भी करने आते हैं, मुझे क्लोज टेस्ट भी करना आ गया है, मुझे सब कुछ करना आ गया है, वो होगा कैसे? सारा का सारा डिपेंड करता है हाउ मच हार्ड वर्क यू पुट इन। आप कितना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, एंड दैट इज बिकॉज
यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं तभी तो कर पा रहे हैं, हर कोई तो नहीं कर पा रहा है ना। तो इसीलिए उतनी ही मेहनत, उतना ही इनपुट हमारा बढ़ता जाना चाहिए डे बाय डे। ठीक है, चलो अब देखो, ये वाली बात हुई हमारी यहां से, लेकिन बात अभी अधूरी है, बात अभी अधूरी है? एक वो सॉन्ग सुना है आप लोगों ने? जैसे अब जब जब तक यू विल नॉट गेट मैरिड, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये जो हस्बैंड वाइफ है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहते हो? आप हार्डवर्क करो ना, आप सक्सेसफुल हो जाओ। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो इसका बाय प्रोडक्ट है। और जिस दिन भैया सक्सेसफुल हो गए ना, आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढने नहीं पड़ेंगे। आप अपनी लाइफ में परमानेंट भाई हस्बैंड वाइफ लेकर के आओ, फिर हनीमून मनाने के लिए जाओ भैया पहाड़ों के ऊपर, लाइफ को एंजॉय करो। कहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो? बाय प्रोडक्ट देखो, सफलता का बाय प्रोडक्ट देखो भाई, क्या हमारे पास में सफलता के बाद में आने वाला है। वो एक बहुत ही आनंद वाली स्थिति होगी। आपके पेरेंट्स भी खुश, आप भी खुश, फिर मौज कर रहे हैं भाई जीवन के अंदर। 18-20 साल की उम्र में मैं तो बोलता हूँ, जिस बच्चे ने 12th पास कर ली है, जिस बच्चे ने 12वीं कर ली है, उस बच्चे को सीधा ही गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिना टाइम वेस्ट करते हुए प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद में भैया 22-23 तक सेटल हो जाओ ना लाइफ के अंदर यार, एंजॉय करो, पहाड़ों पर जाओ, हनीमून मनाओ। कहाँ तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हो? अच्छा सक्सेस हो जाओ, कोई अपनी गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो, उसके बाद मैरिज हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ हो जाओगे, घूमने के लिए जाओ, परमानेंट आनंद लो ना। कहाँ आप टेम्परेरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढने जा रहे हो? ठीक है, चलो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, भूल गया। जैसे आप, मैंने कंसाइज की बात की ना, छोटे के सेंस में बात करी। अब यहाँ एक वर्ड समझना, एग्जाम में कई बार स्पेलिंग आपसे पूछ लेगा। ये वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या होता है? तुच्छ। तुच्छ सी कोई बात है ना, कोई छोटी सी बात है, तुच्छ सी कोई बात है, उसे बोलते हैं ट्रिवियल। अच्छा, ये जो ट्रिवियल है, एक तो एग्जामिनर आपको इसकी स्पेलिंग पूछ सकता है कि भाई, ऐसे एग्जामिनर आपको देगा ये करके ट्रिवियल, और हम लोग पहचान नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना ये ट्रिवियल है, TRIVIAL आएगा। दूसरी जो यहाँ से आपके लिए बड़ी ही काम की बात है, वो क्या है? हमारे पास में एक वर्ड होना, एक वर्ड हमारे पास में है इनसिग्निफिकेंट। क्या वर्ड है हमारे पास में मेरे भाई? इनसिग्निफिकेंट। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? जो बात महत्व की नहीं है, अमहत्वपूर्ण बात, बेकार की बात है ना। तो इनसिग्निफिकेंट वर्ड हमारे पास में वहां आता है। ट्रिवियल हमारे पास में तुच्छ के लिए वर्ड आता है। तो ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट दोनों सिमिलर वर्ड हैं, बस ये यहाँ पे स्पेलिंग का चक्कर पड़ेगा। और एग्जामिनर कई बारी ऐसी स्पेलिंग ऑलरेडी पूछ चुका है, तो दिमाग में हर बात को फिट करके चलना है भाई। चलो मेरे बंधु, आगे बढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसके लिए हमें एक सब्स्टिट्यूट चूज करना है जो इसका वन वर्ड के रूप में आए। जैसे ये तो ग्रुप में दिए हुए वर्ड्स हैं, 2-3 वर्ड्स होंगे, फिर आपको एक रिप्लेसमेंट के लिए एक ही वर्ड चूज करना है जो इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट रहे। अब दिया क्या हुआ है? विलफुल डिस्ट्रक्शन। विलफुल डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन क्या होता है? विनाश। बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये विनाश की बात कर रहा है ना? ठीक है, लेकिन विलफुल है। विलफुल हमारे पास में क्या होता है? विलफुल का मतलब है स्वेच्छा से। पहला वर्ड क्या? डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है? तबाही। डिजास्टर हो गया भाई, सब कुछ बर्बाद हो गया, डिजास्टर हो गया, है ना। कंबशन क्या होता है? कंबशन है जलने की प्रक्रिया। कंबशन, कोई चीज जल रही है, उसकी जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं कंबशन। फिर है कैलामिटी। कैलामिटी क्या होती है? आपदा। बोलते हैं ना, आपदा को अवसर में बदल लो, वो कैलामिटी, आपदा। अब है हमारे पास में सबोटेज। सबोटेज वर्ड होता है स्वेच्छा से सब कुछ नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, उसे बोलते हैं सैबोटेज। ठीक है, तो अब
वैसे सैबोटाज, सैबोटेज ऐसे सुनने को मिलेगा आपको। तो विलफुल डिस्ट्रक्शन, विलफुल क्या होता है भाई? स्वेच्छा से। आप कई बार देखते हो ना घर के अंदर क्या होता है, घर के अंदर इसको ऐसे समझो इस सिचुएशन को, भाई घर के अंदर लड़ाई होती है, बहन भाई की लड़ाई होती है रिमोट को लेकर के, कई बार ऐसे झगड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसे झगड़े होने पर हमारे पास में क्या होता है कि स्वेच्छा से हम लोग घर के अंदर चीजों की तबाही कर देते हैं भाई, है ना। पहले तो क्या होता है, जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि बाई मिस्टेक हो गई तबाही, कैलामिटी आ गई, डिजास्टर हो गया। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अपन स्वेच्छा से, अपने अपनी इच्छा से चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक रिमोट के लिए झगड़ा हुआ, फिर अपने ने सारा घर जो है इतर बितर कर दिया, सारा घर जो अपने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो हाँ, सैबोटाज वहां पे वर्ड बनेगा, स्वेच्छा से किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। विलफुल डिस्ट्रक्शन के लिए वर्ड आता है सैबोटाज, याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है भाई सभी को? चलो कुछ वर्ड्स पूछ लूं फिर मैं आपसे यहाँ पर, वन वर्ड देखें। चलो भाई बताना, कमेंट करके बताना, मुझे वेट रहेगा किस किस का, किस कौन कौन आंसर जो है अपन को सही देता है। तो एक ऐसा करते हैं, चलो एक बार तो दो बता दो ये। पहला है अ हेट्रेड ऑफ वुमेन, वीमेन के लिए हेट्रेड यानी मन के अंदर उनके प्रति नफरत होना, ठीक है। और दूसरा है हेट्रेड ऑफ मैरिज सिस्टम, जिसे विवाह के सिस्टम से ही नफरत है जो जिसको विवाह के सिस्टम से नफरत है, एक तो उसके लिए वन वर्ड बता दो मेरे भाई। और एक बता दो जो वीमेन यानी औरतों को लेकर के जो मन में नफरत रखता है, उसके लिए वन वर्ड, ये दो वन वर्ड बता दो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लड़के बहुत नखरे करते हैं, मम्मी नहीं शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, अपने पेरेंट्स को वो मना करते रहते हैं ना कि नहीं करनी है, नहीं करनी है। फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब वो मन में उनके होता है करनी है, पर इतना मना कर चुके होते हैं कि अब हाँ कैसे करे पेरेंट्स को, वो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जब वो गाना गाते हैं कि बत्तियां बुझा दोगे नींद नहीं आती है, बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी। इसीलिए तैयारी कर लो भाई, सिलेक्शन करवा लो अपना, और उसके बाद में लाइफ को अपनी एंजॉय करो, ठीक है। अ हेट्रेड ऑफ वीमेन, अ हेट्रेड ऑफ मैरिज सिस्टम। थोड़ा दिमाग लगाओ जब तक अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा आराम से और बड़ा तरीके से अपन इसका सोल्यूशन करने वाले हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन इन जम्बल्ड ऑर्डर। सभी को पता है भाई ये जो पैराग्राफ है ये जम्बल्ड ऑर्डर में है। जम्बल्ड का मतलब क्या होता है, कोई सेंटेंस जो इसका रीअरेंजमेंट है वो सही नहीं है, कोई लाइन पहले दी हुई है, कोई सेंटेंस बाद में आने वाला था वो पहले दिया हुआ है, पहले आने वाला था वो बाद में दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। कोहेरेंट क्या होता है, स्पष्ट। तो अपने को क्या करना है, इन सारे सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है, इसका एक मीनिंग बनाने के लिए, एक अर्थ निकले पैराग्राफ का, वो बनाने के लिए। पहले चारों लाइन ध्यान से पढ़ लेना। एक रूल ऑफ थंब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको दो पैराजंबल के सेशन बनाए हैं। एक पैराजंबल का सेशन हमारा बना हुआ है जो हमने कोविड की सिचुएशन से समझा है कि कोरोना टाइम में किस प्रकार से चीजें हुई, और वो हमारे पैराजंबल के लिए किस लिए किस तरीके से काम आ सकती है। एक तो वो, एक हमने बनाया जयपुर ट्रक एक्सीडेंट से लेकर के हमने पैराजंबल का एक सेशन बनाया है, और वो सेशन भी आपके लिए मील का पत्थर होने वाला है। ये दो सेशंस जिन बच्चे ने जाके चेक कर लिए ना, उसका पैराजंबल गलत होने के चांसेस बिल्कुल जीरो है, गलत होगा ही नहीं, ठीक है।
थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। वहाँ मैंने आपको ये रूल्स बताए हुए हैं, उसी रूल्स पे ये पैराग्राफ काम करते हैं। और आप बता रहा हूँ मैं, आप सिर्फ 1 मिनट लगाओगे पैराजंबल को सॉल्व करने के अंदर। ध्यान से पढ़ते हैं। देखो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ कैट फैमिली। अब पढ़ना छोड़ दो सारा, एक बार चारों सेंटेंस की जो बिगिनिंग है वो देखो। यहां क्या आ रहा है, यहां टाइगर्स आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, दे आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, इट आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, इट आ रहा है। जब मैंने 4 सेंटेंसेस देखे, 4 सेंटेंसेस देखने के बाद में मुझे ये आइडिया हुआ कि ये जो पहला वाला सेंटेंस है, इसकी बिगिनिंग तो हो रही है किससे, नाउन से, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये प्रोनाउन है। इट क्या है, प्रोनाउन है। ये भी क्या है, प्रोनाउन है। अब कहने का मतलब ये है, आप जब ग्रामर पढ़ते हो ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो, जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना मेरे भाई, वहां पर क्लियरली मैं आप लोगों को बेसिक बात बताता हूं कि नाउन के प्लेस पर आने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं अपन, नाउन के प्लेस पर आने वाले वर्ड्स को अपन बोलते हैं क्या, प्रोनाउन। क्लियर है भाई सभी के कंसेप्ट। यानी पहले क्या आनी चाहिए, पहले ग्रामर के अंदर हमारे पास में नाउन आनी चाहिए। अब ये 4 सेंटेंस अगर ध्यान से पढ़ते हो तो पहली बात दिमाग में आनी चाहिए, भाई नाउन किस पे है, पढ़ो ही मत, चाहे पैराजंबल पहले मत पढ़ो, पहले क्लैरिटी ले लो। यानी एक बात तो स्पष्ट हुई कि टाइगर्स नाउन है, तो ये इसका ओपनिंग नहीं हो सकता, सी इसका ओपनिंग नहीं हो सकता, डी इसका ओपनिंग नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि जो टाइगर्स है, जो पहले नंबर वाला है, ए वाला, यही इसकी ओपनिंग होगी। तो इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, ये निकाल दो। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें भी ए आ रहा है। जनरली क्या होगा ना, जनरली आपके पास में 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे इजीली, फिर भी हमारे पास में क्या बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। लेकिन आपका दुर्भाग्य रहा तो आप सिर्फ एक ही एलिमिनेट कर पाओगे और 3 आपके पास में फिर भी रह जाएंगे। अब करना क्या है, हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा कि पहले सेंटेंस में बात क्या हुई है, उसे पढ़ेंगे। टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ कैट फैमिली। टाइगर्स कैट फैमिली के सबसे लार्जेस्ट मेंबर्स हैं। दे आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया। वो एशिया के कई पार्ट्स में पाए जाते हैं। अब थोड़ा देखना, जब किसी स्पीसीज की बात चल रही है, चाहे स्पीसीज हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, जब भी उनकी बात चलेगी ना, तो उसके बाद में अगर कहीं पर नंबर आ रहे हैं तो आपको सीधा नंबर पे जाना है, नंबर को अनलॉक करो। क्योंकि क्या बोल रहा है कि टाइगर्स आर दी लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ कैट फैमिली। एक तो ये कैट फैमिली के अंदर किसकी बात कर रहा है, टाइगर्स की बात कर रहा है। अब अगर इसके बाद में कहीं पर नंबर्स दिए हुए हैं ना, तो पहले नंबर्स को ढूंढना पड़ेगा। अब फिर देखते हैं, they mostly live in dark forest and sleep during the day. They come out for hunting pigs and deer by night. वो ज्यादातर क्या रहते हैं, डार्क में रहते हैं और दिन के अंदर सो जाते हैं। They come out for hunting pigs and deer by night. वो रात्रि को हंटिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं, यानी अपना शिकार ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। उसके बाद देखो क्या है, इट इज अज्यूम्ड, ऐसा माना जाता है, दैट प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वर्ल्ड वाइल्ड। कितने टाइगर्स, 3000 टाइगर्स रहते हैं वाइल्ड, यानी कि जंगल एरिया के अंदर रहते हैं, ऐसा माना जाता है। दिस स्पीसीज लुक स्पेक्टेकुलर, ये बड़ी ही दर्शनीय लगती है। एंड दे आर वेरी ग्रेसफुल इन देयर मूवमेंट्स, और इनकी जो हलचल होती है उसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा आकर्षक लगते हैं, ग्रेसफुल लगते हैं, है ना। तो देखो नंबर की बात हो गई, यहाँ क्या बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है। तो इसका बात यहाँ से क्लैरिटी मिलती है कि जब किसी भी एक प्रजाति की बात होगी, किसी भी जनजाति की बात होगी, किसी भी लार्जर स्केल पर बात होगी, तो बाद में उसके नंबर्स की जरूर अगर आ रहा है पैराग्राफ के अंदर, तो पक्का ही पक्का उसका नंबर फिर उसके बाद में आएगा। तो नंबर वाला ऑप्शन हमारे पास में कौन सा है, नंबर वाला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। क्या हमारे पास में यहाँ तो ए के बाद में बी दे रहा है, तो ये वाला निकल गया, ए बी सी डी वाला। यहाँ ए के बाद में डी दे रहा है, ये वाला निकल गया। तो बचा क्या हमारे पास में, ए सी बी डी, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ कैट फैमिली, ये वाला। उसके बाद में
इट इज अज्यूम्ड दैट, ये वाला। और उसके बाद में हमारे पास में आएगा बी, दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। और लास्ट में हमारे पास में आएगा इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी देम अगेंस्ट जंगल बैकग्राउंड, especially when they are standing still because of their stripped coats. Unlike most cats, the tiger likes bathing very much. बाकी कैट्स की तरह नहीं है ये नहाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो सही हमारा करेक्शन क्या, हमारा जो एक पैटर्न बनेगा वो ACBD का बनेगा। अब देखो, कई बार तो एग्जाम में आप इस प्रकार से करके आ जाओगे और आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, लेकिन कई बार सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होगी, सिचुएशन कई बार हमारे अगेंस्ट में होगी। अगेंस्ट में कैसे होगी? मान लो दो जगह पर सी दिया हो, यहां पर मैं एक सिचुएशन और ले लेता हूं ताकि भाई अपना जो एम है ना एग्जाम क्रैक करने का, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ACBD ये जो चार है ना मेरे भाई, आपको समझना पड़ेगा कि ये अगर दिया हुआ है ऑप्शंस और इसके साथ में एक और दे दिया ACDB, तो सर फिर तो यहां पर गड़बड़ होगी। फिर हम लोग क्या चूज करेंगे? चलो ये बता दिया आपने कि नंबर डिकोड हम कर लेंगे, नाउन प्रोनाउन वाला हम लोग डिकोड कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास में ये समझ नहीं आ रहा कि डी आए या बी आए। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी बात अगर ऑपोजिट में बोली जा रही है, लेट्स से आप कोई बात पढ़ रहे हो और उस बात के लिए नेगेटिव कमेंट आ रहा है, अगर उस बात के लिए पहले पॉजिटिव बात हो चुकी है तभी तो उसके अपोज में वर्ड आएगा या उसके उसको रिलेट करता हुआ सेंटेंस आएगा। देखें कैसे समझने का प्रयास करते हैं, पहले पढ़ते हैं अपन, एक बार इसको अपन पूरे को ही इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पेज वापस अपना आ गया, अपन यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। अब समझने वाली बात क्या है अपने लिए, अगर ऑप्शंस अपने पास इस प्रकार के आ जाएं कि ACBD आ जाए और ACDB आ जाए तो क्या करेंगे? तो अपने को एक बार पूरा पढ़ना है। तो अपने को जो बचे हुए ऑप्शन है ना, जैसे ये डी वाला ऑप्शन है, तो डी वाले को पढ़ना पड़ेगा दोबारा और बी वाले को पढ़ना पड़ेगा। अब देखो बात क्या लिखी आ रही है, दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। ये बोल रहा है कि वो ये जो टाइगर है ना, वो डार्क फॉरेस्ट में रहते हैं और दिन के समय क्या है, ये लोग सो जाते हैं। दे कम आउट फॉर हंटिंग पिग्स एंड डियर्स बाय नाइट, और ये रात को अपने हंटिंग करने के लिए पिग्स वगैरह का और डियर वगैरह का हंट करने के लिए ये बाहर आते हैं। अब नेक्स्ट ये पढ़ के देखते हैं अपन, डी वाली ये तो पढ़ ली, सी वाली भी, ए वाली पढ़ ली, ये पढ़ के देखते हैं। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी देम अगेंस्ट अ जंगल बैकग्राउंड। हमारे लिए इम्पॉसिबल है उन्हें जंगल बैकग्राउंड के बिना देखना, ऐसे मान लो, है ना। अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ? बिना, मान लो यहाँ पर सेंस बिना, यानी जंगल बैकग्राउंड के बिना देखना उनको मुश्किल है। तो जब ये वाली बात ये स्टेटमेंट दे रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के बाद में ही आ सकता है, क्योंकि पहले वो डिस्क्राइब कर रहा है उनकी क्वालिटीज कि वो डार्क में रहते हैं, वो दिन में सोते हैं, फिर हंटिंग करने के लिए निकलते हैं। फिर बाद में बोल सकता है इसी बात को कि बहुत मुश्किल ऐसा मिलेगा कि आप उसको जंगल बैकग्राउंड के अगेंस्ट देखें। जैसे इसको थोड़ा सिंपलाइज करते हैं, थोड़ी सिंपल फॉर्म समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि आप बात कर लो कि किसी व्यक्ति की बात कर ली आपने, मान लो मेरी बात कर ली, आपने बोला कि खत्री भैया हैं, खत्री सर हैं, या किसी थर्ड पर्सन, मेरी बात नहीं करते, ठीक है। मेरी बात थोड़ा सा साउंड वो अजीब सा हो जाएगा। तो मान लो आपने किसी थर्ड पर्सन की बात करी, आप जब किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो ना, तो आप पहले तो ये बोलोगे कि वो ना बड़ा ही ऑनेस्ट आदमी है, बड़ा ही ईमानदार आदमी है, बहुत मुश्किल होगा कि वो गुस्से में बात करे। ठीक है, तो पहले आप उसके
विशेषताएँ बता रहे हो, फिर आप बोलते हो कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति कभी गुस्से के अंदर बात करे। तो सिमिलरली ये जो पॉइंट है ना, ये उसी तरीके का पॉइंट है कि दे लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, दे कम आउट फॉर हंटिंग पिग्स एंड डियर बाय नाइट, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है फॉर अस टू सी देम अगेंस्ट जंगल बैकग्राउंड, हमारे लिए कि हम उनको जंगल बैकग्राउंड के अगेंस्ट देखें। समझ रहे हो बात को? तो ये पैटर्न यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। अगर इन 4 सेंटेंस की बात करता हूँ, तो पहले आपने नाउन प्रोनाउन वाला रूल फॉलो किया। जैसे ही आपने नाउन या प्रोनाउन वाला रूल को अपन ने फॉलो कर लिया, जैसे ही आप इसको फॉलो करोगे, आपके सामने एक बात आ जाएगी कि अब हमारे पास में जो सिचुएशन है ना, कि हमने नाउन और प्रोनाउन तो फॉलो कर लिए। जैसे ये फॉलो करोगे तो अगर मान लो किसी स्पीशीज की बात चल रही है और उसके बाद उस स्पीशीज की कितनी संख्या है ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये वाला उसके बाद में आएगा। फिर यहाँ इस पैसेज के अकॉर्डिंग कि अगर मान लो आप किसी के विशेषताओं का स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर आप उसके अगेंस्ट वाला स्टेटमेंट बाद में देंगे। इस बात को नोट करके चलना है। पॉइंट क्लियर है भाई सभी को? मैं तो बोलता हूँ कि जिसका अभी एग्जाम है ना, देखो 2 सिचुएशन होती है। जितना मैंने समझा बात को, जितना मैंने समझने का प्रयास किया, मैं बड़े ही दिल से बात बोलता हूँ कि यूट्यूब पे पहले दिन आकर के टीचिंग करना, वो एक मन में था कि बैंकर हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब क्या है कि अपन थोड़ा नाम बना लें, हर किसी का ऐसा रहता है। बट सडनली स्लोली डे बाय डे मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि ये ना बच्चों के भविष्य का सवाल है, और उतना ही मैं मेहनत करता चला गया। तो इस प्लेटफ़ॉर्म ने मुझे टीचिंग स्किल्स हो सकता है हो, बात करने के स्किल्स हो सकता है हो, लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म ने मुझे ये लर्न करवाया है कि आपको मेहनत और भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको और भी ज़्यादा इनपुट डालने पड़ेंगे। ये जो बात है ये मेरी है ही नहीं अब। आप समझना बात को कि ये जो अब चीज़ है ना, ये आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ख़त्म हो चुकी है। मैं अब जो भी करता हूँ ना, उसमें देखता हूँ कि बच्चों का कितना बेनिफिट हो सकता है। मेरे लिए आप यू आर एन एपल ऑफ माय आई, एवरीवन, एवरीवन। ऐसा नहीं कि ये बच्चा स्पेशल है और ये नहीं है। एवरी चाइल्ड, all the childrens who are here on this platform are apple of my eyes, मेरी आँख के तारे हैं। They are all dear to me. I love them a lot. और अब जो मेहनत हो रही है ना, वो उन बच्चों के लिए हो रही है। तो ये यहाँ से यही बोलूँगा कि पैरा जंबल के जो 2 सेशंस हैं, जाकर के देखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैंने उसके अंदर इनपुट डाला है, मुझे पता है कि वो 2 सेशंस आपके एग्ज़ाम को हो सकता है, जिस बच्चे का एक पैरा जंबल में 5-4 नंबर का क्वेश्चन गलत होने जा रहा हो, उसको आपके फ़ेवर में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है? ये प्रयास है, ये एफर्ट है। आई आई थॉरोली बिलीव दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सिचुएशंस। कई बार मैं ये भी मानता हूँ कि ऐसा बोल दूँ, ऐसी बड़ी बात हो जाएगी। बट आई थॉरोली बिलीव कि ऐसा कोई टीचर है ही नहीं, जिसके सारे के सारे पैराजंबल सही हो जाते हों। ऐसा ऐसा एक्सेप्ट करना भी कि किसी टीचर के सारे ही पैराजंबल सही हो रहे हैं, तो फिर वो टीचर है ही नहीं। वो आपको घुमा रहा है, बातें बता रहा है, झूठ बोल रहा है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, चाहे मेरे एग्ज़ाम्स के दिन थे, इवन टिल टुडे, आई रियलाइज़ कि मेरे भी 10 में से 1 पैराजंबल ऊपर-नीचे हो जाता है। क्योंकि पैराजंबल समटाइम्स अबाउट ग्रामेटिकल रूल्स एंड मोर देन दैट इट इज़ अबाउट योर मेंटल एबिलिटी। पैराजंबल आपकी मेंटल एबिलिटी के लिए बात भी होती है। तो ये महसूस करना कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, पैराजंबल गलत हो रहा है, क्या मैं करेक्ट कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा, ये नेगेटिविटी छोड़ करके बेटर रहेगा कि आप फ़ोकस करें कि जो नहीं हुआ, उसमें क्या रूल अप्लाई हो रहा था। क्या मेरी मेंटल एबिलिटी में कमी रह गई थी? क्या मेरी ऑब्जर्वेशन में कमी रह गई थी? कैन आई कैन आई पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड नाउ, और मैं उसको अचीव कर पाऊँ। तो आप रियलाइज़ करने लग जाएंगे धीरे धीरे कि हाँ यार, जो मेरा एक गलत हो रहा था ना, 10 में से 9 सही हो रहे थे, 10 में से 5 सही हो रहे थे, 4 सही हो रहे थे, यू विल सून रियलाइज़ कि आपके अब 10 में से 10 सही होने लगे हैं, 10 में से 8 पर आ गए हो, 6 पर आ गए हो, बिकॉज़ वो आपको पैटर्न पकड़ में आने लग गया है। इट्स मैं फिर से बोलता हूँ, कीपिंग एवरीथिंग असाइड, कि पैराजंबल इज़ मोर ऑफ
मोर अबाउट योर मेंटल एबिलिटी, तो आप उतना ही ज़्यादा सक्षम होते जाएंगे जितना प्रैक्टिस करते जाते हैं। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ये सोचना बंद करो यार गलत हो रहा है सही हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे भाई। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दोनों ही जो पैराजम्बल वाली सेशंस है उसके लिंक डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। आगे देखो भाई, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें ब्लैंक्स में फिल करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू डैश डैश क्रिटिसिज्म। एक अच्छा लीडर जो है उसे तैयार रहना चाहिए क्रिटिसिज्म को, आलोचना को क्या करने के लिए? सेटल, सुलझाने के लिए। क्या आलोचना सुलझाई जाती है? नहीं, झगड़े सुलझाए जाते हैं। मीट, मिलना, मिलना तो नहीं हो सकता। ठीक है, कैरी, कैरी का मतलब है आगे लेकर के चलना, आगे लेकर के चलना। तो यहां पर सही क्या होगा? अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू फेस क्रिटिसिज्म। फेस का मतलब क्या होता है? फेस का मतलब होता है मुकाबला करना या सामना करना। ठीक है, जैसे आप सुनते होगे ना, आप ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये चीज आपको वर्ड्स का नॉलेज करवाएगी। यही चीज आपको रियलाइज करवाएगी कि अगर मुझे वर्ड्स का, मुझे शब्दों का ज्ञान हो जाए, मुझे शब्दों से खेलना आ जाए, तो मेरे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो गलत होते होते भी क्या होने लग जाएंगे? सही होने लग जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग बेटर फॉर यू। आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सुनने में आता भी है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उससे ज़्यादा है कि आप फोकस करें कि प्रैक्टिस करने के ऊपर करें। आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस सेंटेंस के लिए जिस बच्चे के पास वर्ड्स का नॉलेज था ना, कि किस वर्ड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके लिए बड़ा ही आसान था ये। अ गुड लीडर शुड बी रेडी टू फेस क्रिटिसिज्म। आलोचना का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे कि ईडीएम भी आती है, एक ईडीएम रहती है, फेस द म्यूजिक। ठीक है, फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? मुसीबत का सामना करना, मुकाबला करना, है ना? अ, या फिर जो आपने गलती की है उसके लिए अब आप उस चीज का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, उसे बोलते हैं फेस द म्यूजिक। ठीक है, चलो एक बार अपन ये क्लियर कर लें दोनों के दोनों। अ हेटेड ऑफ वीमेन क्या होता है भाई? सुना होगा आप लोगों ने, अ हेटेड ऑफ वीमेन, औरतों से नफरत करने वाला, उससे क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट। ठीक है, औरतों से नफरत करता है मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अ हेट्रेड ऑफ मैरिज सिस्टम क्या बोलते हैं उसे? मिसोगमिस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मैरिज सिस्टम से नफरत करने वाला मिसोगेमिस्ट बोलेंगे, हेट्रेड ऑफ वीमेन मिसोजेनिस्ट बोलेंगे। अच्छा, एक वर्ड और आता है हमारे पास में, बहुत अच्छा वर्ड है वो, फ्लैंडरर। कई लोगों ने पहले पढ़ा होगा ये वर्ड। फ्लैंडरर का मतलब क्या होता है ये बता देना कमेंट करके, जिस बच्चे को आता है, ताकि दूसरे आपसे सीखते रहे। ठीक है, ताकि दूसरे भी आपसे कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहें, सीखते रहें, ज्ञान की प्राप्ति करते रहें। वो बोलते ना भाई, जोत से जोत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत मिलाते चलो, फिर बोलते भाई ज्ञान की गंगा बढ़ाते चलो। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास में आया था, अब ये वाला क्वेश्चन हमारे पास में आया, इसके बेस पर ही आपके पास में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनके मीनिंग अलग अलग हैं, जिनके जो भावार्थ है वो अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अपने। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अपन वर्ड्स देखते हैं भाई। जैसे मान लो कि मेरे पास में वर्ड्स क्या है?
वर्ड का डिफरेंस समझना। एक वर्ड हमारे पास में आता है एरिड, एक वर्ड हमारे पास में आता है एविड। मैंने कई बारी बात कर चुका हूं इन वर्ड्स की। एरिड अलग है, एविड अलग है, ठीक है। एक आपको मिलेगा ये सिचुएशन, अडोप्ट, एडेप्ट, ठीक है। और एक मिलेगी आपको एडेप्ट। एक आपको वर्ड मिलेगा एडमोनिश और अबोलिश। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े फर्क हैं ये क्लोज टेस्ट के लिए। देखो, ये जो वोकैब है आपकी क्लोज टेस्ट आ जाए, आपका फिल इन द ब्लैंक आ जाए, फिल इन द ब्लैंक आ जाए, वहां पर बड़े ही इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड हैं। जैसे मान लो मैं बात करता हूं एरिड। एरिड क्या रहता है? सूखा, सूखा। एविड क्या रहेगा? एविड हमारे पास में रहेगा उत्साह से भरा हुआ, उत्साहपूर्ण, एविड, ठीक है। एडोप्ट क्या होता है? एडोप्ट होता है किसी को गोद लेना, किसी को गोद लेना। एडेप्ट, ADEPT, ये होता है कार्य में कुशल, कार्य में कुशल। फिर आता है ADAPT, ये होता है आपने कोई परिस्थिति को अपना लिया। ये अपना लेना ऐसे काम करता है जैसे मान लो कहीं घूमने के लिए गए, वहां का वेदर बड़ा ठंडा था, लेकिन आप उसके एडेप्ट हो गए, आपने उस वेदर को अपना लिया, ठीक है। तो उसका हैबिचुअल हो जाना, तो हैबिचुअल हो जाना एडेप्ट। ADEPT कुशल हो जाना, और एडोप्ट होता है गोद लेना। ये जो एडमोनिश है, इसका मतलब होता है डांटना या फटकारना, डांटना या फटकारना। और जो हमारे पास में वर्ड आता है एबोलिश, एबोलिश होता है नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, वहां पर ये वर्ड काम करता है, एबोलिश। तो ये आपके क्लोज टेस्ट की वोकेबलरी इसी प्रकार से आपको पढ़नी चाहिए। आपको वर्ड्स को आपस में कंपेयर करके पढ़ना चाहिए। जितना आप कंपेयर करके पढ़ेंगे, आपका वर्ड्स का नॉलेज भी बढ़ेगा, और आप वर्ड्स को अप्लाई करना सेंटेंस में, हाउ टू अप्लाई द वर्ड्स इन ए सेंटेंस, ये लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ ये नहीं कि आज हमने ये पढ़ लिए, इनको अपने जीवन का हिस्सा बनाना सीखो। वर्ड्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाना सीखो। जितना आप वोकैब को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे ना, उतना ही सीख जाए, उतना ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे मान लो आप, ये जैसे एविड वर्ड है, अब आपका कोई फ्रेंड है, उसका नाम अवी है, तो आप उससे जोड़ के याद करो, भाई अवी कैसा है? अवी है भाई, अवी अच्छा है, अवी मस्त है, लेकिन अवी एविड भी है, ऐसे याद करो। तो एविड क्या हो गया? एविड हो गया उत्साहपूर्ण, है ना। अब रवि है, आप बोलते हैं रवि जो है वो परेशान भी रहता है, बुझा बुझा भी रहता है, सूखा सूखा भी है। तो रवि है वो एरिड हो गया, क्योंकि रवि में आर आ रहा है, और अवि में अवि आ रहा है, इसलिए वो एविड अविड हो गया। अविड क्या होता है? उत्साहपूर्ण। तो वर्ड्स को जोड़ करके याद करना सीखो। जैसे यहाँ एडोप्ट था ना, अब एडोप्ट जितना ही आप बोलने का प्रयास करेंगे कि मैंने ये चीज़ एडोप्ट की है, मैंने नई हॉबी एडोप्ट की है, गोद लेना और अपनाना। चाहे आपने हॉबी मान लो अपने अब जैसे चलते फिरते आप बात करते हो फ्रेंड्स वगैरह, चलते फिरते जो आप बात करते हो जनरल सेंस के अंदर, उसी बात को आप घुमा के बोलना स्टार्ट करो। जैसे आप बोलते हो कि आजकल क्या करता है, मैंने जिम स्टार्ट किया है, तो आप बोलते हो मैंने एक नई हॉबी एडोप्ट की है। क्या किए? नई हॉबी एडोप्ट की है। पूछेगा क्या हॉबी एडोप्ट की है, फिर आप बोलोगे मैंने एडोप्ट किया है कि मैं जिम जाना स्टार्ट कर दिया है, मैंने एडोप्ट किया है कि आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने उससे ये चीज़ अपनाई है ना। तो ये एडोप्ट वहाँ काम करेगा। जहाँ पे ADEPT आ जाएगा, एडेप्ट है। एडेप्ट जैसे एडेप्टर होता है, चार्जर होता है, अपन बोलते हैं ना ये एडेप्टर है। वो एडेप्टर क्यों होता है? अगर हमारा वो फ़ोन चार्ज ना करे, हमारा दिमाग बिना नहीं जाएगा, भाई ये एडेप्टर तो है, ये एडेप्ट नहीं है, यानी कार्य करने में क्या नहीं है, कुशल नहीं है, ठीक है। और वैसे ही ये ADAPT, एडेप्ट, ये एडेप्ट का मतलब क्या होता है? अपना लेना। जैसे मान लो कोई माहौल है, उस माहौल में रम जाना, हैबिचुअल हो जाना, ठीक है। और एडमोनिश हो गया, एबोलिश हुआ। तो अब डांट किसको पड़ रही है? मान लो डांट पड़ रही है मनीष को, तो एडमोनिश हुआ,
ठीक है? आप बोलते हो मनीष, यू आर एडमोनिश, तुम्हें सारा दिन डांट ही पड़ती रहती है, मम्मी से मार खाते हो, हमें मत सिखाओ बेटा। ठीक है? तो वहां क्या होगा? एडमोनिश होगा, डांटना फटकारना। देन अगेन यू नीड टू लर्न वन मोर न्यू वर्ड। नया वर्ड क्या है? एबोलिश है। तो एबोलिश क्या हो गया? नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, उन्मूलन हो गया। आपका शूज है, आपके शूज जो हैं आप उसको पॉलिश नहीं करते हो, वो कैसे हो जाएंगे? एबोलिश हो जाएंगे, यानी खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय। तो वर्ड्स का, जितना आप वर्ड्स को अपना फैमिली बनाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप लर्न कर पाओगे। मेक वर्ड्स योर हैबिट, वर्ड्स को अपनी आदत बनाओ, मेक इट इनटू योर डेली रूटीन। तो आप जितने इसको डेली रूटीन में लेकर के आएंगे, मेक इट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, आई वुड से अपन डेली रूटीन का पार्ट बनाएं इसको, उतना ही वोकैब आपकी अच्छी होती जाएगी भाई। ठीक है? चल भाई आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, पढ़ो एक बार, इसका आंसर देने का ट्राई करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड एडियम। जो एडियम हाईलाइटेड है उसका अपने को मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग चूज करना है। अप्रोप्रिएट क्या होता है? सबसे सटीक, उचित। तो पढ़ते हैं सेंटेंस, यहाँ अंडरलाइन तो है नहीं, हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा, है ना? द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। यहाँ पर क्या है? बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना है। और बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ को अगर आप समझो ना, आपको इस लाइन से ही समझ आ जाएगा। जो यूथ नवयुवक था जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, वो क्या हुआ? बाय द स्किन ऑफ टीथ से एस्केप का मतलब क्या होता है? बचना, यानी वो बच गया। और बचा कैसे? बड़ा ही थोड़ा सा ही बच गया, है ना? अब ये चार मीनिंग अपन को पढ़ने पड़ेंगे, चार ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, सॉरी। यहां देखो, डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स। डेफिशिएंसी क्या होती है? कमी। जैसे कुछ लोगों में विटामिन, विटामिन, प्रोटीन की कमी होती है ना? डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स, तो कमी तो नहीं है फंड्स की, एक्सीडेंट से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। तो ऑलवेज टेकिंग कैलकुलेटेड डिसीजंस, हमेशा ही बड़े ही आंके हुए, समझे हुए निर्णय लेना। तो एक्सीडेंट में निर्णय कहाँ लेने का समय मिलता है? वो तो कोई आ गया तो बजा के चला जाएगा, वहां निर्णय लेने का समय तो है ही नहीं। वेरी एरोगेंट, बहुत ज्यादा एरोगेंट, घमंडी। तो यहाँ एरोगेंट या घमंडी का भी सेंस क्या है? खत्म हो जाता है मेरे भाई। बचा क्या? बेयरली मैनेज टू एस्केप, बड़ी ही, बेयरली क्या है? बेयरली देखो एडवर्ब है जो नेगेटिव बोलती है, जो नेगेटिव सेंस देती है। तो बड़ा ही दुर्लभता से, बड़ा ही मुश्किल से क्या है, वो बचने में सक्षम हुआ, मैनेज कर पाया। तो बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का मतलब क्या हुआ? कि छोटा सा ही, थोड़ा सा ही बच गया, बड़ा मुश्किल से थोड़ा सा ही बच पाया, वरना उसकी आज दुर्घटना हो जाती। तो द यूथ इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का रिप्लेसमेंट क्या होगा? बेयरली मैनेज टू एस्केप, है ना? ठीक है, चलो कुछ एडीएम पूछ ली जाए यहाँ पर आपसे, दो चार, ज्यादा नहीं, दो चार जो जो मुझे याद आए, है ना? तो बार बार रिपीट करोगे ना, उतना प्रैक्टिस में आ जाएगी। ठीक है? जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना मेहनत करते जाओगे, जितना रिपीट करोगे, जितना रेपिटेशन मारोगे, उतनी ही ज्यादा आपको अपने आप ही ये चीज याद होती चली जाएगी। ठीक है? जैसे पहली मैं बोलता हूँ ईडीएम आपको, आप इसका आंसर बताओ। क्या पूछूं आपको? डिफिकल्ट सी पूछूं या आसान सी पूछूं? चलो ये बता दो, अप्लम, अप्लम जॉब, इसका बता दो क्या होगा। ठीक है? आप ये बता दो, हेस्ट इज वेस्ट, हेस्ट इज वेस्ट का मीनिंग बता दो। ठीक है? आप बता दो, बिड डिफायंस का मीनिंग बताओ, बिड डिफायंस टू, इसका मीनिंग बता दो। एक आप बता दो, हाँ, इंस
एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मीनिंग बता दो आप, ठीक है। एक आप बता दो डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट। चलो ये 5 के मीनिंग आप कमेंट करके बताओ, थोड़ा पढ़ लो आराम से, कमेंट करना। मैं थोड़ा आगे वाले क्वेश्चंस अपन चेक कर लेते हैं, फिर वापस अपन इस पे रिपीट करेंगे, पीछे आएंगे दोबारा, फिर बताना भाई कितने लोगों ने सही किया और कितनों ने गलत कर दिया है, ठीक है। चलो मेरे भाई, सेलेक्ट द करेक्ट होमोनिम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। अपने को करेक्ट होमोनिम्स चूज करना है जो इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर अप्रोप्रिएट या सुटेबल रहे। ध्यान से पढ़ना। विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। मिनिस्टर ने असेंबली रीच पहुंचने के लिए कौन सा डैश लिया, चारों में से कौन सा वर्ड आएगा। तो देखो ये रीच यानी कि पहुंचने की बात कर रहा है। अब पहुंचेगा तो ऑब्वियसली बात है आपको पकड़ना पकड़ना पड़ेगा, भाई रास्ते की बात चल रही है। अब रास्ते के लिए इनमें से सुटेबल क्या है वो ध्यान होना हमारी बहुत जरूरी है। तो पहला जो वर्ड है ये है रूट, ROOT रूट। ये रूट होता है जड़, है ना, जड़। ये है ROT। ये जो रोट है, जैसे बोलते हैं ना रोटन एप्पल, खराब होना, तो ये खराब के सेंस में वर्ड आता है रोट। और फिर हमारे पास में आ रहा है रूट। ये रूट रहता है रास्ता। और एक वर्ड हमारे पास में हो रहा है रायट। ये रायट होते हैं दंगा फसाद, दंगा या फसाद। तो अब बताओ भाई, चारों की अगर मैं बात करता हूं तो क्या आपको पता नहीं चल रहा? अगर वर्ड का पता है तो पता चल जाएगा ना। तो हमारे पास में क्या है, विच रूट डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली, द असेंबली। मिनिस्टर ने कौन सा रूट लिया असेंबली पहुंचने के लिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा थर्ड वाला, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए मैंने आपको वर्ड्स पढ़ाए थे, जो मैंने आपको वर्ड्स पढ़ाए अभी, कि ये जो जैसे मेजर वर्ड्स हैं, आप मेजर वर्ड्स को पढ़ना सीखो। अभी जिनके पास समय रहेगा उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो किस प्रकार से वर्ड्स का नॉलेज गेन कर सकते हैं, कैसे वो इनपुट डाल करके और भी चीज़ें बाहर निकाल सकते हैं, कैसे वो हर एक चीज़ को एक फैमिली ट्री की तरह बना करके हर एक वर्ड को आपस में लिंक बना करके समझने का प्रयास कर सकते हैं। और वही उनके लिए एक बैटल होगा, वही उनके लिए एक विक्ट्री का साइन हो जाएगा। आज सिलेक्शन लेने का प्रयास करने का मतलब ये है कि आप भाई तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि ये चीज़ है ना हाथ से निकलनी नहीं चाहिए भाई। ये जो चीज़ें हैं आपके हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं कई बार जैसे रूट रूट आया ना, ये रूट, मैं कई बार ये बात बोलता हूँ सभी को कि आपको जब लाइफ की बहुत मुश्किल परिस्थिति आती है तो आपको लगता है यार मैं कहाँ फंस गया, मुझे भगवान ने फंसा दिया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। हमेशा एक बात याद रखना कि आप कहीं पर गए नहीं हो, आपको बुलाया गया है, आपको ले जाया गया है और आपको उस परिस्थिति में फंसाया गया है। आपके अंदर से आपका बेस्ट, आपके अंदर से आपका बेहतरीन, आपके अंदर से वो लड़का वो लड़की बाहर निकलने का प्रयास किया जा रहा है, जो आप एक्चुअल में हो, जो आप अभी तक नहीं प्रयास कर पाए, नहीं ट्राई कर पाए कि आप उसको सामने डिस्प्ले कर पाओ। तो कभी भी किसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाओ ना, दिमाग में एक बात रखना कि आप फंसे नहीं हो, आपको फंसाया गया है। आप कहीं पहुंचे नहीं हो, आपको बुलाया गया है जिससे कि आप अपने जीवन का बेस्ट निकाल करके बाहर रख पाओ। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपको रहना है लाइफ के अंदर। कितनी भी, no matter how difficult the situation is, you need to understand you are a fighter, you are a champion. The day you understand that you are a champion, you are a fighter, half battle is already won. आधा आधा जो बैटल है वो पहले ही जीत लिया गया है, ठीक है। ये मन के अंदर, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन में विश्वास रखना है कि जीतना है मुझे। आई एम अ विनर, आई एम अ फाइटर, आई विल नॉट गिव अप टिल द वेरी एंड, ठीक है। और गिव अप से मुझे याद आया कि गिव अप एक क्या है, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है। और इसी फ्रेजल वर्ब के साथ में
आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि फ्रेजल वर्ब का पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने बना रखा है, आपको कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके चेक करना, बहुत ही काम की आपकी चीज़ है। एग्जाम में 1 नंबर पक्का करने का मादा वो सेशन रखता है। अगर आपने वो 40-50 मिनट्स का है, अगर आपने पूरा जाके वॉच कर लिया तो आप ये समझो कि आपका बहुत ज़्यादा वहाँ से एक तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 2+ नंबर्स आपके सही हो सकते हैं, क्योंकि फिर प्रेपोजिशन में भी तो ये रूल होते हैं। प्रेपोजिशन क्या है, फ्रेजल वर्ब क्या है, फ्रेजल वर्ब एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन को मिला करके बनती है। सिमिलरली प्रेपोजिशन हमें आती होगी और फ्रेजल वर्ब नहीं आई तो वहां काम गड़बड़ हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना है भाई। फॉर द 4 सेंटेंसेस S1 to S4 पैराग्राफ बिलो, बहुत ही दिमाग का दही करने वाला पैसेज है ये। और यही मैं बोलता हूँ कि जिस बच्चे ने इसका कोड क्रैक कर लिया ना भाई, तो उसके लिए कोई भी पैराजंबल डिफिकल्ट नहीं हो सकता है। और ये पैराजंबल पढ़ने के बाद में जब हमें ये बोल रहा है कि S1 से S4 की जो लाइंस हैं जो दी हुई हैं, जैसे ये S1, S2, S3 और S4, ये लाइन हमें दी हुई है फ्रॉम दी ऑप्शंस PQRS। PQR में से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से सेंटेंस में कौन से जो ये PQRS ऑप्शंस हैं उसमें से लाइन S2 बने और लाइन S3 बने, ये हमें सेलेक्ट करना, ये पैराजंबल के अंदर ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बिकॉज एक पैटर्न बनाना फिर भी क्रैक कर लोगे, लेकिन 2 लाइन दी हुई है और एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि नीचे PQRS लाइन दी हुई है, अब इनमें से चूज करो कि हमारे पास में S2 और S3 कौन सी होगी। तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इफ आई जस्ट टॉक अबाउट पैराजंबल्स। पैराजंबल्स के अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन यही होता है। अब थोड़ा सा अपन को फोकस करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इस वाले को। तो देखो पहला क्या बोल रहा है, S1 बोल रहा है द मैन एंड वुमेन, द मैन एंड वीमेन टुक देयर प्लेसेस आफ्टर द इनिशियल मिंगलिंग। मिंगलिंग होता है मिलने के बाद में, प्लेसेस लेना मतलब बैठ गए। एंड इमीडिएटली अ सर्ज ऑफ कॉन्वर्जेशन फिल्ड द रूम। और इमीडिएटली क्या हुआ, तुरंत ही, सर्ज मतलब उठना, तो इमीडिएटली क्या हुआ, एक मतलब कॉन्वर्जेशन होने लगी, काफी ज्यादा आवाज काफी उठ गई उसकी। ठीक है, अब S2 चूज करना पड़ेगा और S3 चूज करना पड़ेगा। तो पहला तो ये समझो कि उन लोगों ने अपनी यहां अगर पढ़ने का प्रयास करें तो सारे के सारे क्या हो गए, टुक देयर प्लेसेस, मतलब वो सब के सब बैठ गए हैं, उन्होंने सिटिंग कर ली है। ठीक है, सिटिंग कर ली है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्या है, 1 or 2 of the women were actually bouncing up and down on the sofa cushions। और एक दो जो औरतें हैं वो क्या कर रही थी, वो सोफा कुशन्स के ऊपर, सोफा जो लगा हुआ था उसके ऊपर बाउंस कर रही थी, अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे हो रही थी, इस तरीके से ये सेंटेंस है। अब हमें चुनना है भाई S2 में PQRS, S3 में इन चार में से क्या है। तो इन चारों को अपन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सो द टू पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड देयर एल्बोज ऑन देयर नीज। तो जो दो पार्टीज थी ना उनको क्या करना पड़ा, लीन फॉरवर्ड। लीन फॉरवर्ड क्या होता है, झुकना आगे की ओर। देयर एल्बोज ऑन देयर नीज, एल्बोज नीज के ऊपर रखते हुए, नी के ऊपर यानी घुटने के ऊपर रखते हुए उन्हें आगे की ओर झुकना पड़ा। तो यहां पर क्या हो रहा है, मान लो यहां पर बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन कब की हो सकती है, बैठने के बाद की हो सकती है ना, बैठने के पहले की तो नहीं हो सकती। तो ये बैठने के बाद की सिचुएशन हो सकती है कि लीन फॉरवर्ड कर रहे हो बातचीत करने के लिए, इस प्रकार से। आगे देखो, एट द बिगिनिंग दे मिंगल्ड ऑकवर्डली। शुरुआत के अंदर वो क्या है, बड़े ही ऑकवर्डली तरीके से, ऑकवर्ड तरीके से मिंगल हुए। क्लंचिंग देयर ड्रिंक्स, ड्रिंक्स को पकड़ते हुए। एंड वॉकिंग हेयर एंड देयर, और यहां वहां वॉक करते हुए। तो जो शुरू में थे ना, बड़े ही अजीबो गरीब तरीके से मिंगल किए, क्लचिंग देयर ड्रिंक्स एंड वॉकिंग हेयर एंड देयर, यहां वहां चलते हुए। तो ये जो बात समझ आ रही है कि मिंगल तो हो चुके हैं, बैठ तो चुके हैं,
तो ये वाला सेंटेंस हो सकता है क्या, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे, ऑप्शंस थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सेवरल पीपल मेड अ लास्ट मिनट डैश टू द बाथरूम बिफोर द कन्वर्सेशन कुड स्टार्ट। काफी सारे लोगों ने क्या किया, बाथरूम की ओर बढ़े बिफोर द कन्वर्सेशन कुड स्टार्ट। अब यार ये तो देखो वो वाली बात है कि कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो चुकी है, ऊपर तो ये बोल रहा है। समझ आ रही है बात भाई। यहां अगर इस वाले पार्ट को अपन पढ़ते हैं ना, तो वो क्या बोल रहा है कि इमीडिएटली अ सर्ज ऑफ कॉन्वर्जेशन फिल्ड द रूम, कि ऑलरेडी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो चुकी है ना, और ये अपनी जगह भी ले चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला। द मेन्स चेयर्स वर फार इनफ अवे फ्रॉम द वीमेन्स काउचेस। जो औरतों के काउच थे उससे जो आदमी के काउच, आदमियों की जो चेयर थी ना, वो काफी दूर थी मेरे भाई। अब थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि बोला भाई पी आर आई, तो पी आर तो ये वाला है, सो द टू पार्टीज लीन फॉरवर्ड, और सेवरी पीपल मेड है लास्ट मिनट डैश टू द पार्टी। दूसरा है आर क्यू, तार्किकता लगा लेते हैं अपने थोड़ी सी। पी आर आ सकता है क्या, सो द टू पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड देयर एल्बोज ऑन देयर नीज। देखो ये तो सिचुएशन है कि ये तो आ सकता है ना, लेकिन इसका आर देखते हैं। सेवरल पीपल मेड अ लास्ट मिनट डैश टू द बाथरूम बिफोर द कन्वर्सेशन कुड स्टार्ट। यार ये देखो ये तो मैच नहीं होगा, ये आर वाला मैच नहीं होगा, आर वाला तो निकाल दो। क्यों नहीं हो पाएगा, ये बोला लास्ट मिनट डैश टू द बाथरूम बिफोर द कन्वर्सेशन कुड स्टार्ट। अब कॉन्वर्जेशन तो ये बोल रहा है यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जब ऑलरेडी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो चुकी है तो अपना ये वाला तो निकाल दो भाई, आर वाला तो किसी भी ऑप्शन में है, तो उस ऑप्शन को काट ही दो। तो ये वाला कट गया पहले वाला, और ये वाला आर क्यू वाला कट गया। अब बचता है क्यू एस या एस पी। अब क्यू पढ़ लेते हैं पहले। क्यू क्या है, एट द बिगिनिंग दे मिंगल्ड ऑकवर्डली, शुरुआत के अंदर बड़े ही अजीबो गरीब तरीके से वह मिले। तो यार देखो समझने वाली बात यह है सभी के लिए कि ये मिलने वाला जो प्रोग्राम भी है ना, ये वाली लाइन भी जो है ये इसके पहले की तो हो सकती है। जो ये S1 है ना, S1 के पहले की तो हो सकती है, लेकिन यहाँ तो वो बैठ चुके हैं, वो अपनी सीट ले चुके हैं, वो इनिशियली मिंगल हो चुके हैं। तो बचा क्या अपने पास में, क्यू एस वाला भी निकाल दो। अपने पास में बचा एस पी, लेकिन अपन एस पी को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। एस पी क्या है, द मेन्स चेयर्स वर फार इनफ अवे फ्रॉम द वीमेन्स काउचेस। जो आदमियों की चेयर थी वो वीमेन्स के काउचेस से दूर थी। हाँ तो ये सिटिंग ये हो सकता है कि बैठ गए हों, और बैठने के बाद में बोल रहा है कि हाँ फिर ये ठीक है, ये वाला सही रहेगा। द मेन्स चेयर्स वर फार अवे फ्रॉम द वीमेन काउचेस, और उसके बाद में क्या हुआ, सो द टू पार्टीज हैड टू लीन। अच्छा देखो सिनारियो समझो, सिनारियो समझो, ये ही सही ऑप्शन है इसका। सिनारियो कैसे समझ में आएगा भाई, पहले तो सबके सब बैठ गए, बैठने के बाद में क्या हुआ, बैठने के बाद में ये जो चेयर थी ना, ये एक दूसरे से दूर थी। जब दूर थी तो क्या करना पड़ा, बात करने के लिए लीन फॉरवर्ड करना पड़ा, आगे आना पड़ा। तो बिल्कुल सही है मेरे भाई, अपना जो सही ऑप्शन रह जाएगा वो एसपी रह जाएगा, विदाउट एनी डाउट, बिना किसी डाउट के ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पैराजम्बल है ये ज्यादातर किस बारे में है, ज्यादातर ये उस बारे में है जहां पर ये बात करता है कि आप किस प्रकार से अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज करके, इट इज, मैंने जैसे पहले बोला कि ये वाला पार्ट आपकी मेंटल एबिलिटी के बारे में ज्यादा बातें करता है। ये उस बारे में बातें नहीं करता कि ग्रामेटिकली आप कितने अवेयर हैं, कितना नॉलेज है आपको, उस बारे में ये बात नहीं कर रहा है भाई। समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चतुर बनना पड़ेगा। चतुर, चतुर याद आया है, हाँ तो वैसे ही चतुर बनना पड़ेगा भाई अगर क्रैक करना है तो, है ना। तो उतना ही मेहनत, उतना ही लगन अपने अंदर और होनी चाहिए कि अपन इसको क्रैक कर पाए भाई। चलो आगे देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड into four parts, into parts. One of them may contain an error. चार पार्ट्स में किसी में एरर होगी। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर
वो पार्ट चूज करना है जिसमें एरर है। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, अगर आपको कोई एरर नहीं मिलती है, मार्क नो एरर एज योर आंसर। क्या करना पड़ेगा? नो एरर को फिर अपने को करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ही लिव्ड क्लोज टू, ही लिव्ड क्लोज टू, ठीक है, पहला पार्ट ये है हमारा। द ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन ठीक है। येट ट्रेवल्ड बाय बस, फिर भी बस से ट्रेवल कर रहा था। देखो पहली जो एरर निकालनी होती है, एरर में सबसे बड़ा काम होता है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करना है, आपको टेंसेस चेक करने की सही आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। तो यहां देखो लिव्ड आ रहा है ना, ये तो समझ में आ गई कि भाई ये हमारे पास में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये भी समझ में आ गया कि ये भी मेरे पास में कौन सी फॉर्म है, ये भी मेरे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है मेरा, ही लिव्ड क्लोज टू, तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात कर रहा है। और ये वाला पार्ट द ट्रेन स्टेशन, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि देखो येट जो है अपने पास में कंजंक्शन आती है जब, उससे पहले अपने पास में कोमा भी आता है। तो यहाँ पर अपने पास में कोमा भी लगा हुआ है ऑलरेडी। तो जब कोमा लगा हुआ है, ये कौन सी कंजंक्शन है? मैंने आपको बताया था फैन बॉयज कंजंक्शन है। और फैन बॉयज कंजंक्शन से पहले पहले अपने पास में कोमा आता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया। तो जब ये ऐसा हो रहा है, ही लिव्ड क्लोज टू द रेलवे स्टेशन, यहाँ येट से पहले कोमा भी आ रहा है, ये भी सही है। येट ट्रेवल्ड बाय द बस, ये वाला पार्ट भी सही है क्योंकि देखो क्या होता है ना, आपको लगेगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, कंजंक्शन पढ़ी हुई है, उनको लगेगा कि इस वाले पार्ट में हमारे पास में सब्जेक्ट मिसिंग है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, तो जब समझना इस बात को, जब कोई सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़ रहा है और वो सेंटेंस क्या है, उसका सब्जेक्ट कॉमन है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कॉमन है। तो अपने फिर उसको, अगर दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट नहीं भी दिया हुआ है, तो फिर अपन उसको एरर नहीं मानते। तो इसमें एरर नहीं है, इसमें एरर नहीं है, इसमें भी एरर नहीं है। ये वाला जो पार्ट है, नो एरर बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई हर चीज को, जिससे हमें क्लैरिटी मिले। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा, थोड़ा सा और डिटेल में जाके चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो जब मैं इस तरीके की आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको जिस भी भाई ने अभी तक भी देखो 2-3 बातें यहाँ से समझ लेना कि एक तो जिसको क्लैरिटी चाहिए आइडिया की, मैंने ऑलरेडी एक टेंस का सेशन बना के रखा हुआ है जो ऑलरेडी हमारा 3 घंटे कुछ का है, 3 घंटे का सेशन है। ठीक है, एक मैंने पंक्चुएशन का सेशन बनाया है, पंक्चुएशन वाला जो है वो भी 2-2.5 घंटे का सेशन है। ठीक है, तो जिनका अभी एग्जाम है ना, तो टेंस, पंक्चुएशन और साथ में 2 सेशन और देख के जाना, पैराजंबल वाले, पैराजंबल वाले। ठीक है, और जिनका अभी एग्जाम नहीं है, जो प्रिपरेशन को शुरू किए हैं दोबारा से, 12th किए हैं या दोबारा से इसको अपने एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, रीअपियर होने जा रहे हैं, वो बात ध्यान रखना कि वो सारे के सारे जो सेशन है पार्ट ऑफ स्पीच के, चाहे नाउन है, चाहे प्रोनाउन है, चाहे हमारे पास में वहाँ पर एडवर्ब है, चाहे हमारे पास में एडजेक्टिव है, चाहे हमारे पास में कंजंक्शन है, ये सारे के सारे सेशन आप लोगों ने जाकर के चेक करने हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। मैंने बिल्कुल बेस लेवल के ऊपर, बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर ये पढ़ाए हुए हैं। अभी ये वाला, ये जैसे हमारा ये पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद में अपन क्या है, एक जो नया बैच शुरू होगा, न्यू बैच, तो दोबारा उसके अंदर अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। और इस बार अपन थोड़ा और उसको और एग्जाम्पल्स के साथ में और डिटेलिंग के अंदर जाकर के अपन उसको और भी अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो भाई, क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें ब्लैंक के अंदर भरने के लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी। विशाल जो है इस स्टोरी को पढ़ने जा रहा है। कैसे पढ़ने जा रहा है? लाउड क्या होता है? ये लाउड तो नहीं है, वैसे ये लोड है। ठीक है, लोड तो होता है वजन के रूप में, तो ये तो नहीं होगा। बोझ के रूप में ये भी नहीं होगा। अलाउ होता है किसी को किसी कार्य करने के लिए मंजूरी देना, अलाउ करना, है ना।
तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ने की बात कर रहा है और पढ़ने के लिए आपको थोड़ा उसको बोला थोड़ा सा जोर से पढ़ना है, तो ये अलाउड भी नहीं होगा। अलाउड भी होता है किसी को आपने छूट दे दी कार्य करने के लिए, अनुमति दे दी एक प्रकार से आपने। और ये सही है अलाउड, है ना। अलाउड का मतलब होता है थोड़ा सा जोर से पढ़ना, थोड़ा सा जोर से पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर अलाउड आएगा। अलाउड भी एक एडवर्ब है, ध्यान समझना बात को। पार्ट्स आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आने चाहिए। जैसे मेरे पास में वर्ड है अलाउड, जैसे वर्ड आए मेरे पास में अलाउड, ठीक है। ऐसे मेरे पास में एक वर्ड आता है लाउडली, है ना। लाउडली और अलाउड में क्या लगता है कि लाउडली और अलाउड बड़े ही आसान से वर्ड है ना। लेकिन समझोगे ना, अलाउड का मतलब क्या होता है? अलाउड का मतलब होता है रीड अलाउड। रीड अलाउड का मतलब क्या है? आप बोल रहे हैं कि जैसे अपने पहले से पढ़ रहे थे ना, उसमें आपकी आवाज कम थी, तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन ये क्या लाउडली? लाउडली क्या होता है? शोर करना। लाउडली क्या होता है? शोर करना। जैसे क्लास जो है जोर जोर से चिल्ला रही है, ठीक है, द क्लास इज स्पीकिंग लाउडली, इस प्रकार से। ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। और ये पॉजिटिव वर्ड है रीड अलाउड। कई बार बोला जाएगा, ऐसे पढ़ोगे आप कि थोड़ा जोर से पढ़ो, तो टीचर आपको कमांड देंगे रीड अलाउड, ठीक है, थोड़ा जोर से पढ़ो। लेकिन ये क्या है? ये तो शोर मचाना है लाउडली। लाउडली तो क्या है? शोर मचाना है। तो ये नेगेटिव वर्ड आ जाता है ना। इससे मुझे एक वर्ड याद आया। आपको वर्ड मिलेगा कौन सा? आपको ये वर्ड मिलेगा अलूफ, ठीक है। आपको वर्ड मिलेगा अलोन। अब आपको लगेगा भाई अलोन, अलूफ और लोनली, ठीक है। यहां समझते हैं इसको, है ना, थोड़ा अलग समझते हैं। ये भैया आपके क्लोज टेस्ट के अंदर बहुत ही खास वर्ड्स हैं और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं भाई। हर एक चीज़ का सल्यूशन है, हर एक बात का सल्यूशन है, बशर्ते आप मेहनत करें। हैं, मेहनत करने वालों को मंजिल मिल जाती है भाई, ठीक है। चलो, अलूफ, अलोन और लोनली को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि तीनों वर्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या है। देखो, अलूफ होता है लोगों से कटा हुआ रहना, कटा हुआ रहना, अलग थलग रहना, है ना। ये अलूफ होता है, ठीक है। और ये क्या है? अलूफ होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो इनडिफरेंट है। जो क्या है? इनडिफरेंट है, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसे बोलते हैं अलूफ। लेकिन ये जो अलोन है ना, ये ये अलूफ भी होता है अकेला, अकेला, ठीक है। अलोन भी लगेगा अकेला, ठीक है। लेकिन ये जो अलोन है ना, ये आप इस तरीके से यूज करते हैं कि कोई कार्य है वो मैं अकेला ही कर लूंगा। ये कोई परमानेंट आपकी आपका स्टेटस नहीं है। अलूफ क्या है? अलूफ किसी व्यक्ति का स्टेटस है। जैसे इंट्रोवर्ट होता है कोई व्यक्ति, इंट्रोवर्ट होता है, कम बात करता है, तो वैसे क्या है? अलूफ होता है। लेकिन अलोन क्या है? अलोन होता है कोई कार्य को अकेला कर लेना, कहीं अकेले चले जाना। ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है आपकी। ये आप कोई कार्य करना है टेम्परेरी, उसमें आप अकेले करना चाहते हैं, तो यहां पर ये वाला ये अलोन आएगा। और ये जो लोनली है ना, लोनली, ये तो फीलिंग है, ये तो फीलिंग है, ये भावना है। कई लोग बोलते हैं ना मैं लोनली फील कर रहा हूँ, मैं अकेला फील कर रहा हूँ, लोग हैं आसपास। देखो तीनों में फर्क क्या? बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, समझने का प्रयास करना। कई बार आसपास लोग होते हैं, फिर भी आपको लगता है कि यार लोग तो हैं, पर फिर भी ना मैं अकेला ही महसूस करता हूँ क्योंकि मेरे लिए कोई है ही नहीं। तो वो सिचुएशन जो होती है ये फीलिंग वाली, उसे बोलते हैं लोनली, ठीक है। लोनली फील कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग लोनली, शी इज फीलिंग लोनली, है ना, इस प्रकार से। ये जो अलूफ हुआ ना, अलूफ, अलूफ होता है मन से लोगों से अलग रहना, कटा हुआ रहना, अलग थलग रहना, ठीक है। तो ये एक परमानेंट आपका स्टेटस होता है। जैसे कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते, कम बात करते हैं,
वो कम बात करते हैं, वो इनकी एक उसकी उनकी उनका विशेषता है उनकी कम बात करना। वैसे ही अलूफ रहना क्या होता है, किसी व्यक्ति की विशेषता होती है कि वो अलूफ रहता है, वो इंडिफरेंट रहता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, कटा-कटा रहता है। लेकिन ये जो अलोन वर्ड है ना मेरे बंधु, अलोन वर्ड होता है क्या? अकेला। और ये अकेला होता है कि आप कोई टेम्परेरी टास्क वगैरह अकेला करना चाहते हैं कि मैं इसको अकेला ही कर लूँगा, आई विल डू इट अलोन, मैं अकेला ही अपने मैरिज की शॉपिंग कर लूँगा, आई विल डू माय मैरिज शॉपिंग अलोन, है ना? इस प्रकार से ये अलोन काम करता है। तो ये तीनों बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और क्लोज टेस्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट है ये आज का। इससे पहले आप यहाँ आ गए हो, आपको शॉर्ट कंटेंट चाहिए होता है, शॉर्ट रेगुलर आपको चाहिए होते हैं, तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आपको ये आईडी मिल जाएगी, दुष्यंत खत्री इंग्लिश, ठीक है? यूट्यूब पे तो आपको मिल ही रहा है। और साथ में एक काम और कर लेना, क्योंकि अभी-अभी देखो मुझे तो धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे मुझे इन चीज़ों का नॉलेज होता जाएगा, क्योंकि मैं अब नया बंदा हूँ भाई, सिंपल सी बात है। ना तो मेरा कोई यूट्यूब का बैकग्राउंड है, ना ही कुछ चीज़ें हैं, आई जस्ट वर्क हार्ड, आई कीप इट वेरी सिंपल, ना ही मैं किसी को जाके दिखाता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल है या ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। मुझे ये आती नहीं है चीज़ें, सिंपल सी बात है। तो कोई जॉइन करना चाहे तो यहाँ जॉइन कर सकता है। हो सकता है कि यूट्यूब एक दिन ख़त्म हो जाए, इंस्टाग्राम ख़त्म हो जाए, लेकिन ये जो टेलीग्राम है ये रहेगा और यहीं पर मैं धीरे-धीरे विद टाइम अपग्रेड करता जाऊँगा, कोर्सेज़ आएँगे तो वो बताता जाऊँगा आपको। और बिकॉज़ मैं किसी फ़र्म के साथ तो जुड़ा नहीं हुआ हूँ, तो मुझे जो कोर्सेज़ रहेंगे वो भी बड़े सस्ते रहेंगे, चीप रहेंगे, आपके काम के रहेंगे, आपके बेनिफिट के लिए रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर भी आप मुझे एक बार जा कर के फ़ॉलो कर लेना। चलो, आ जाओ। ये नहीं समझ आया अभी तक अपन को, है ना? चलो भाई, आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इंटू 4 सेगमेंट्स। ये जो आने वाला सेंटेंस है उसे 4 भाग के अंदर क्या कर दिया गया है? स्प्लिट कर दिया गया है, बाँट दिया गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट, हमें सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है। दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, जिसमें ग्रामेटिकल एरर है वो हमें फाइंड आउट करना है। माई फादर गिव अप माई फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। तो पहला पार्ट ये वाला है, दूसरा ये वाला है, थर्ड पार्ट ये वाला है, फोर्थ पार्ट ये वाला है। अब ध्यान से पढ़े तो जो पहला पार्ट है माई फादर, ठीक है, ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट और ये आपकी क्या है? वर्ब है, ठीक है। अब ये जो वर्ब है ये गिव अप है और यहाँ क्या बोल रहा है? व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ये पास्ट में है, या व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट में दे रखा है। तो ये वाला यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है? गलत है। हम चारों पार्ट ध्यान से देख लेते हैं। आई वॉज 12 ये सही है, पास्ट के अंदर है। स्मोकिंग व्हेन ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ईयर्स ओल्ड ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर माई फादर गेव अप, यहाँ पर गेव अप कर देना, गिव अप नहीं आएगा, गेव अप कर देना। और अगर ये प्रेजेंट का भी होता तब भी यहाँ पे गिव नहीं आता, क्या आता है? गिव्स आता, क्योंकि फादर क्या है? सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है ना, तो क्या आता? गिव्स आता। इस बात को दिमाग में लेकर के चलना है कि गिव्स आता, गिव नहीं आता, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, यहाँ पर 2-3 पॉइंट रह गए हैं, वो अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो एक सेंटेंस आया था, कहीं तो कोई सेंटेंस आया था जो कंसेप्ट मुझे आपको क्लियर करवाना था। यहाँ बात समझना, ये प्रीपोजिशन का बहुत तकड़ा रूल है, प्रीपोजिशन का। इसको समझना पड़ेगा भाई, इस रूल को समझना पड़ेगा।
एट द बिगिनिंग आए या इन द बिगिनिंग आए? एट द बिगिनिंग आए या इन द बिगिनिंग आए, बहुत ही क्रिटिकल चीज है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जब एट आएगा यहाँ पर बिगिनिंग से पहले, एट द बिगिनिंग आए, एट कब आता है? जब बात चलती है शॉर्ट ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन कैसा रहता है, समय कैसा रहता है? बहुत कम समय की बात हो रही है, एक 3-4 घंटे की बात हो रही है, 5-6 घंटे की बात हो रही है, वहां एट द बिगिनिंग आएगा। इन द बिगिनिंग कहाँ पर आता है? जहां पर कोई बहुत ही लंबे समय की बात चल रही है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, वहां की बात चल रही है, ठीक है? तो वहां पर क्या आता है अपने पास में? इन द बिगिनिंग आता है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि इस मूवी की शुरुआत में, है ना? तो मूवी कितने घंटे की है? 3 आवर्स की है ना, 3 आवर्स की, है ना? 3 आवर्स की तो है। तो क्या बोलते हो? एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, मूवी की शुरुआत में। इन द बिगिनिंग कब बोल सकते हो? मान लो कि अम, आप बोलते हो भाई हड़प्पा जो है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सुना होगा आपने, तो आप बोलते हो इन द बिगिनिंग ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना? आप बोलते हो भाई हड़प्पा की जो सभ्यता है उसके शुरुआत में। अब हड़प्पा तो भाई पता नहीं कितने सालों की चली आ रही थी। मैंने तो खुद ने उसके अवशेष जो हैं कई बार सुने हैं कि आपके यहाँ पड़े हुए हैं, वहाँ पड़े हुए हैं। इतने सालों की सभ्यता है ये, इतने सालों से चली आ रही है, तो बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया ना हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो क्या आएगा? इन द बिगिनिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन और एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, ये आता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। सुनते भी हो इसीलिए कि ना अंत में सब कुछ सही हो जाता है, एट द एंड सब कुछ बढ़िया हो जाता है, ठीक है? तो ये सुनते भी होगे आप। तो ये आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक मुझे जो बात है ना समझ नहीं आती कि कुछ मैंने बच्चों से ही सुनी है, दिल की बातें आपसे कर लेता हूँ। कुछ बच्चों से मैंने ये बात सुनी है कि बच्चे कई बार आके बोलते कि सर चाय सुट्टा है ना, और बोलते भी बड़े स्टाइल से है, सर सुट्टा और चाय है ना बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, इससे हम लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। भाई पहले तो उनका करेज है जो वो सीधा आके बोलते हैं सुट्टा, और दूसरा करेज उन टीचर्स का है जो वो सामने वहीं बैठे होते हैं और इधर वो सिगरेट पी रहे होते हैं और इधर ये सिगरेट पी रहे होते हैं। भाई मत करो ऐसा, ये चाय और सिगरेट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये बुरी लत है। अगर कॉन्सेंट्रेट ही करना है ना तो अपना जो गुरु है, अपना जो गॉड है उसका नाम लो, बार बार उसका नाम रिपीट करते जाओ, अपने आप ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, अपने आप ही सब चीज़ें अच्छी होती जाएगी। ये चाय सुट्टे वाला तो बहाना है कि सर हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। मुझे तो कई बार डर लगता है कि बच्चे इतने खतरनाक हो गए हैं कि ये रास्ते पे टीचर को पीट भी सकते हैं भाई। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से बचाव बढ़िया है भाई। इसलिए आप लोगों को ये सिगरेट और भाई ये सब फालतू की बातें, कोई सिगरेट और चाय पीने से कोई कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है। अपनी लाइफ जियो, मेहनत करो, एंजॉय करो, आनंद करो, और जो मैंने आज 2-3 बातें कही हैं उनको फॉलो कर लो। जल्दी से छोटी उम्र के अंदर नौकरी लग जाओ, जितनी छोटी उम्र के अंदर नौकरी लग जाओगे उतना ही लाइफ को एंजॉय करने का और टाइम आपको मिल जाएगा। और वैसे भी आपको सच्ची बताऊँ ना तो आपको छोटी उम्र में नौकरी लगना ज़रूरी होता है, क्योंकि पता नहीं ना यार, माँ बाप, भाई बहन कब तक हैं कब तक नहीं है, इन चीज़ों का हमें कोई आइडिया ही नहीं है। हमें हमें ज्ञान ही नहीं है ये कब तक हमारे साथ में है। इसलिए छोटी सी उम्र में नौकरी लग जाओ, एक नौकरी सिक्योर कर लो, अच्छी सी पत्नी ले आओ, अच्छा सा पति ले आओ, मतलब शादी कर लो अच्छे से, पेरेंट्स को हैप्पी कर लो, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। अगर वो खुश हो गए, आपके साथ खुश होके 20 साल भी निकाल लिए, 30 साल भी निकाल लिए, आपको अफ़सोस नहीं रहेगा, आपको रिग्रेट नहीं रहेगा। लेकिन ये बात समझना कि आपको पता ही नहीं है कि आपके माँ-बाप आपके साथ कब तक हैं। इसलिए छोटी उम्र में मेहनत करनी है, नौकरी लगनी है। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, पर नौकरी छोटी उम्र में ही लगनी है। बाय बाय, टेक केयर।